आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। मैंने अपने माता पिता को साफ मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी शादी न करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये राज सबके सामने आए। मैंने अपनी माँ के सामने रो रो कर विनती की थी, प्लीज़ मेरी शादी मत करो। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरी माँ कहने लगी, तुम हमारी एकलौती औलाद हो, शादी करके हम अपनी फर्ज से आज़ाद होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, यह सोचकर ही हमें डर लगता है। शादी एक ऐसा मजबूत बंधन है कि तुम अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार पाओगी और हम भी सुकून से मर सके। मेरी जिद को देखते हुए मेरी माँ ने भी मुझसे हाथ जोड़ लिए थे। मैं अपनी माँ को यूँ रोते हुए नहीं देख सकती थी। मजबूरी में सही, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। मैं दुल्हन बनी, आज अपने पति के घर आई थी और मेरी जेठानी ने मुझे कमरे में बिठाया और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ी से चल रही थी। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था कि कुछ ही देर में मेरा पति कमरे में आ जाएगा और यह सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि फिर उसके बाद क्या होगा। मैं अभी इन्हीं सोच का ताना बाना बुन रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और देखा तो मेरे पति सामने खड़े थे। उसे देखकर तो मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरे दिल में कुछ होने लगा था। उसने एक नज़र मुझे देखा। पता नहीं क्यों उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वह अभी भी कमरे के दरवाजे पर ही खड़े थे। उसने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद किया और बाहर चला गया। मेरा दिल तो जैसे दरवाज़ा बंद होने पर यूँ हुआ था जैसे सीने में धड़कन थम गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला तो मेरी जेठानी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई थी। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, शादी के हंगामे में तो भूल ही गई थी। विजय ने तो 10 मिनट के अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही बेइज्जत करके रख दिया। चलो उठो, जरा मैं बेड की चादर बदल दूँ। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी और बेड पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। यह देखकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। कहने लगी, शादी के हंगामों में इंसान की मति मारी जाती है। 2 मिनट के अंदर अंदर उसने सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी और कहने लगी, विजय इस मामले में बड़ा ही बदहवासी है। बेड की चादर देखकर उसने पूरा घर सर पर उठा लिया था। फौरन गुस्से में दनदनाता मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछा देना, और मैं अब कमरे में देखकर आ रहा हूँ कि बेड पर सफ़ेद चादर नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की पवित्र है या चरित्रहीन है। अपने जेठानी के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया था। मेरी जेठानी कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और विजय कमरे में दाखिल हुआ। मैं खुद को समेटकर बैठ गई। इस बार उसके चेहरे के तने हुए भाव थोड़े नॉर्मल थे। वो मेरे पास आया और जैसे ही मेरे पास बैठा, मैं डर के मारे कांपने लगी थी। उसने मेरा चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद नीचे झुक गई। थोड़ी देर तक वह मुझे चेहरे को प्यार से देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती की बातें मेरी भाभी से सुनी थी, वो सभी तुम्हारे सामने कम है। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जितनी भी तारीफ की है वो कम है। तुम तो तारीफों के कई ज़्यादा गुना खूबसूरत हो। यह कहकर जैसे ही उसने अपनी जेब से मखमली सी डिबिया निकाली, जिसमें शायद मुंह दिखाकर कोई तोहफा था, मेरा दिल धक धक कर रहा था। उसने उस डिब्बे से एक चेन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा। चेन को पहनाते हुए विजय की उंगलियां मेरी गर्दन पर शरारत करने लगी थी तो मेरी जान पर बन आई थी। उसकी आंखों की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में छाने वाला खुमार मेरी जान निकल रहा था। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा था,
लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गई थी। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, रीना, शादी हुई है हम दोनों की। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, हम दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए विजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो कि बिल्कुल ठंडा हो रहा था। शायद वो मुझे विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी लरज रही थी। विजय फिर से मुझे समझाने लगा कि देखो रीना, हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है ये जायज़ है। लड़कियां इस मौके पर अक्सर घबरा जाती है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं पति हूँ तुम्हारा। मेरे कांपने और घबराने पर वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और थी। मैं अपने घर से विदा होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए धीरे धीरे मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई। बस मुझे याद था कि विजय मुझे हिला डुला रहा था, कह रहा था कि रीना, तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया, मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सिरहाने बैठी हुई थी और मेरी ननंद भी मेरे बेड के पास खड़ी हुई थी और मुझ पर फूंके मार रही थी। विजय कमरे में चहलकदमी कर रहा था। यह सब देखकर मैं उठकर बैठ गई और जेठानी कहने लगी, लेटी रहो। और डॉक्टर भी कमरे में थी। उसने मुझे होश में आते हुए देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप खत्म हो उनसे कहिएगा कि ड्रिप उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी और कहने लगी कि इन्हें रेगुलर इस्तेमाल करना। जल्द ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी और मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। यह कहकर वो कमरे से निकल गई। पीछे पीछे मेरी ननद भी चली गई। मैंने विजय की तरफ देखा तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसने अपने कपड़े बदल रखे थे। मेरे पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा, कहने लगा, ये क्या तमाशा था। तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नज़रें चुराने लगी। वो कहने लगा, रीना, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, तो इस बात का यह हल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। हर लड़की की शादी होती है और शादी की रात कुछ ना कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वह एक नए रिश्ते में बंधने जाती है और पति से उसका संबंध काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। विजय ने मेरी ड्रिप उतार दी और मुझे प्यार से समझाने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से सपने अपनी आँखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है जैसे तुम्हें कुछ समय दे देना चाहिए, ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकत मैं दोबारा नहीं चाहता। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए, मुझसे कोई रिश्ता न बनाए, क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन यह कब तक मुमकिन था। वह मुझे कितना समय दे सकता था। कम से कम 4 दिन, 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दे सकता था। उसकी आंखों की बेचैनियाँ देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे इस इंसान की उमड़ते मचलते जज्बातों को रोक सकती थी। वो मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था और मैं बदहवासी थी। ना मेरे दिल में कोई उमंग थी और न ही ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। यह ज़बरदस्ती का बंधन था। खैर, मेरा सारा डर बेडशीट को लेकर था, जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आती थी। अगर रात को मैंने नींद की मेडिसिन नहीं खाई होती तो विजय कहने लगता कि तुम कितनी खूबसूरत और मासूम हो, तो यह सुनकर मेरा दिल बेईमानी करने पर मुझे उकसाने लगता। तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है। यह कहकर वह वहाँ से उठकर चला गया था। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक ननद थी, वह भी शादीशुदा थी। मेरे जेठ और जेठानी थे, वो भी अपने अलग घर में सेटल थे।
अभी सिर्फ शादी के लिए यहाँ आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी ननद का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। विजय ने 2-3 दिन तक मुझे कुछ भी नहीं कहा था। बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहता था कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इन 3 दिनों में मैं यह जान चुकी थी कि वह कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज़ दूसरी बार इस्तेमाल में नहीं लाता। कहता मुझे नफरत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और ने इस्तेमाल की गई हो। एक बार खाने के बीच मेरे जेठ जी ने विजय के गिलास से पानी पी लिया और वही गिलास विजय के सामने रख दिया तो मैंने देखा कि विजय ने दूसरा गिलास उठाया और उसमें पानी पिया था। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो वह मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। कहने लगा कि कोई मेरी चीज़ का इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज़ मेरी चीज़ों को इस्तेमाल मत किया करो। रीना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल तो जैसे थमसा जा रहा था, क्योंकि जिस हरकत को मैं साथ में लाई थी वो इतनी भयानक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और विजय की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता कि जब वह मुझसे 2 बार अपने रिश्ते के हक को वसूल करेगा तो उस समय मैं क्या करूँगी। यही सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। अब मेरी शादी को 10 दिन गुजर चुके थे और मैंने घर का काम भी शुरू कर दिया था। खाना भी बनाने लगी थी। अब मेरी जेठानी भी अपने घर चली गई थी। जब विजय ऑफिस से घर आए तो खाने के बीच मुझे ही देख रहे थे। खाने के बाद जब मैं किचन में बर्तन धोने लगी तो वो मेरे पीछे ही आ गया और कहने लगा कि तुम बहुत ही जालिम हो। 10 दिन गुजर चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहता हूँ। वो मेरे पास आ गया, मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा छोड़ो ये सब और मेरे साथ कमरे में चलो। वो मेरा हाथ थामे मुझे कमरे तक ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं थर-थर काँपने लगी थी। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन सा एहसास हो रहा था। मेरी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रीना, कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, भाभी के साथ भी अच्छी भली बातें करती थी, घर के काम भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तो तुम बुरी तरह काँपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। वह कहने लगा, मैं किस लिए हूँ? तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं आने दूंगा। यह कहकर उसने मेरे चेहरे पर आई बलों को अपनी उंगलियों से पीछे की थी। फिर धीरे धीरे वो अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा, लेकिन मेरे फ़ौरन से उसका हाथ दूर करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दूसरे हाथ में लेकर रोका। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत तड़पाया तुमने मुझे, तुम्हारे डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। यह कहकर उसने मेरे बाल खोल दिए और मेरी हालत यह थी कि मैंने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोक रखे थे। इससे पहले कि वह मेरी ओर करीब आता, उससे पहले मैंने अपना हाथ उसके सीने पे रख कर उसको रोका था। मैंने कहा, विजय प्लीज़ मुझे थोड़ा समय और दे दो। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी शरारतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी गर्म गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी और एकदम से ही मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा, विजय मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा? तुम बेहोश हो जाओगी? ठीक है, हो बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं वो सब कुछ करूँगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी।
लेकिन वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। अब वो मेरे बेहद करीब आ चुका था, मुझे अपनी बाहों में समेट चुका था। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, लेकिन जैसे उसको कुछ याद आया तो फौरन मुझसे पीछे हटा। कहने लगा, वो सफ़ेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। यह सफ़ेद चादर मेरे लिए मौत का संदेश था। इससे पहले वह मुझसे दूर जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर हैरत से वह मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज़ हो, तुम्हें मेरे पास आने से भी डर लगता है और मेरे दूर जाने से भी डर लगता है। अभी 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। एक बार सफ़ेद चादर ले आऊँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपनी बाजू से दूर किया और खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वो चादर तो मैं पहले से ही छुपा चुकी थी। ताकि देर तक वो सफ़ेद चादर ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर लेट गया और कहने लगा, सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बचा ली है। पता नहीं भाभी ने सफ़ेद चादर कहाँ रख दी है। यह सुनकर मैं चुप हो गई। फिर कहने लगा, रीना, तुम मेरी आदत को इतने दिनों में अच्छी तरह समझ गई होगी। मुझे कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, सावधानी ज़रूरी होती है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत खराब कर चुकी हो। यह कहकर उसने अपने साथ का लैंप बंद कर दिया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन मेरी नींद तो जैसे मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। अगले दिन विजय मुझसे कहने लगा, उसका एक दोस्त है जो बाहर देश गया था और अभी वापस आया है, और उसे पता चला कि मेरी शादी हो चुकी है। इसलिए कहने लगा कि अपनी शादी की पार्टी दो। यह कहकर विजय मुझसे कहने लगा, मैंने उसको चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा खासा इंतज़ाम कर लेना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने चाय का अच्छा खासा इंतज़ाम किया था। शाम तक विजय का दोस्त भी आ गया था। मैंने किचन में सब कुछ तैयार कर रखा था। विजय किचन में आया और चाय लेकर अपने दोस्त के सामने रख दी, लेकिन विजय मुझे भी बुलाने लगा। कहने लगा कि तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं? वो आपका दोस्त है। वह कहने लगा कि वह मेरा दोस्त है और बहुत ही अच्छा है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले जाने लगा, लेकिन ड्राइंग रूम में जाने से पहले ही उसके दोस्त पर मेरी नज़र पड़ी थी और मेरे होश उड़ गए थे और ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन आसमान मेरी आँखों के साथ घूमने लगे थे। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं वहीं के वहीं नीचे बैठ गई। मुझे देखकर विजय बोला, क्या हुआ? चलो रीना, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, विजय, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं कमरे में थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, जाओ। और मैं कमरे में चली गई और फुट फुट कर रोने लगी, क्योंकि मेरा सिर का दर्द वही इंसान था जो आज मेरे घर आया था, विजय का दोस्त बनकर। उसका नाम अविनाश था और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम प्यार में बहुत आगे भी बढ़ चुके थे। और मैंने कई बार उसको बोला था कि मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे घर आओ, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए तुम्हारे माता पिता मना कर देंगे। मैं अमेरिका मेरे भाई के पास जाकर कुछ पैसे कमा लूँगा और वापस आकर तुमसे शादी करूँगा, तो तुम्हारे माता पिता को कोई एतराज़ नहीं करेंगे और तुम मेरा इंतज़ार करना।
कहीं शादी मत करना, मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। कुछ महीनों तक उसका फ़ोन आया था, फिर अचानक से फ़ोन आना बंद हो गया था। मैंने 4 साल तक उसका इंतज़ार किया, लेकिन कोई फ़ोन या कोई मैसेज नहीं आया। और यहाँ मैं 22 साल की हो चुकी थी और मेरे लिए रिश्ते भी आना शुरू हो गया था। मेरे माता पिता मुझे शादी के लिए फोर्स करने लगे थे। मैंने काफ़ी सारे रिश्ते को कोई ना कोई बहाना बना के मना कर दिया था, लेकिन इस बार विजय में मना करने वाली कोई बात नहीं थी। विजय काफ़ी हैंडसम और अमीर घर का लड़का था और अब मेरी माँ भी मेरी शादी करने का फैसला ले चुकी थी और मैं मना नहीं कर सकी और मैं विजय की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछाई तो मैं अजीब घबराहट में थी, क्योंकि विजय जान जाते कि मैं पवित्र नहीं हूँ। अब तो अविनाश भी मेरे घर आ गया था। मैं पहले से ही इतनी मुश्किल में थी, अब आकर क्या ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे डर लग रहा था कि विजय को पता चलेगा तो क्या होगा। और अब कुछ देर बाद अविनाश चला गया और विजय कमरे में आया और उसने देखा तो मैं फुट फुट कर रो रही थी। तो उसने मुझे कहा, सिर दर्द ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं टेबलेट खा लूँगी। फिर विजय ने कहा, अविनाश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो तुमसे मिलना चाहता था। विजय ने कहा, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा, क्या हुआ उसके साथ? तो विजय ने बताया कि वो जिस लड़की से प्यार करता था उसने कहीं और शादी कर ली और वो लड़की अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। मैंने कहा, लड़की ने कहीं और शादी क्यों कर ली? तो विजय ने बताया कि जब अविनाश अमेरिका पैसे कमाने के लिए गया था तो वहाँ एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक टांग गंवा चुका है और अब वो स्टिक के सहारे चलता है। और उस मौके का फ़ायदा उठाकर किसी ने उसका फ़ोन ले लिया और उस फ़ोन में उस लड़की का फ़ोन नंबर था और जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी ने अविनाश का इलाज करवाया और 4 साल तक इंडिया वापस नहीं जा सकता ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। उस लड़की से चाह कर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था और फिर जब इंडिया वापस आया तो उस लड़की ने शादी कर ली थी। उस लड़की ने अविनाश को धोखा दिया था। फिर विजय ने बताया, शादी के दिन मैं सफ़ेद चादर क्यों बिछाना चाहता था पता है? मैंने कहा, क्यों? क्योंकि अविनाश के प्यार में उस लड़की ने सारी हदें पार कर दी थी। मैंने ऐसा कई बार सुना है, शादी से पहले लड़कियां अय्याशियाँ करती हैं और फिर शादी के बाद पति को धोखा देती हैं। इसलिए मैं सफ़ेद चादर बिछाना चाहता था कि पता चले कि लड़की पवित्र है या शादी से पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी है। फिर विजय ने बताया, मैं उसको वे लड़की के बारे में उसको ताना मारता हूँ और कहता हूँ कि लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, तुम क्यों उसमें फंसा? ये सब सुनकर मेरी आँखों में आंसू आ गए थे और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मुझे रोते देखकर विजय ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? और अब मैं कितने दिन तक ये बात छुपा सकती थी? और मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर सारी बातें बता दी और कहा कि मुझे नहीं पता था
कि उसके साथ ये हादसा हुआ था। मुझे लगा कि अविनाश ने मुझे धोखा दिया है। मैंने 4 साल तक उसका इंतज़ार किया था। मैं शादी के बाद तुम्हें सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदतें देखकर डर जाती थी कि तुम इस्तेमाल की हुई चीज़ें वापस इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैंने आज तुमको सारी बातें बता दिया है। चाहो तो मुझे माफ़ कर दो और चाहो तो मुझे सज़ा दे दो। ये बात सुनकर विजय गुस्से में आग बबूला हो गया और कहने लगा, ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत गंवा दी। फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ औरत को उसका पति ही दे सकता है, कोई गैर मर्द नहीं दे सकता। दोस्त अविनाश की बात बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में किसी लड़की की इज्जत मांग ली थी और कई बार मैं उसे बुरा भला भी कहता रहता था। थोड़ी देर बाद वो बोला, शादी के 7 फेरे लेते ही तुम्हारी मोहब्बत खुद ब खुद मेरे दिल में पैदा हो गई थी। मैं मानता हूँ मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन तुम कोई चीज़ नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो। पति पत्नी एक दूसरे का वस्त्र होते हैं। वस्त्र शरीर की कमियों को छुपा लेते हैं और शरीर के ऐब को भी छुपा लेते हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं भी तुम्हारा ये ऐब छुपा लूँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ थामा था। ये सुनकर उस वक्त मैं पत्थर सी बन गई थी। सोच भी नहीं सकती थी कि विजय का दिल इतना बड़ा है। बस 1 मिनट लगी थी मेरे दिल में विजय के लिए मोहब्बत उभरने में। विजय के लिए मोहब्बत अविनाश से भी कई गुना बढ़ गई थी। वो मुझे माफ़ कर चुका था और अविनाश से उसने दोस्ती ख़त्म कर दी थी और फिर कभी वो हमारे घर नहीं आया था। नहीं विजय ने कभी उसकी चर्चा की थी और विजय ने कभी मेरे अतीत के हवाले से मुझे ताना नहीं दिया था। और मेरी हालत ऐसी है कि मैं उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। उसके ज़बान से निकला हर शब्द मेरे लिए हुक्म का स्थान रखता है। मेरी शादी को आज 3 साल हो चुके हैं और हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है। असल मोहब्बत वही है जो अपने पति से की जाती है, क्योंकि वो आपको मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही और कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।